इस बुलेटिन में बात होगी लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान की। राहुल गांधी की पीएम मोदी पर करारे वार की। देखेंगे वीवीपैट मुद्दे पर एससी के फैसले से कैसे मुश्किल में फंसा चुनाव आयोग। वोटिंग से पहले बीजेपी को मिली हार की। जानेंगे नोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयोग से सवालों को। और बुलेटिन के आखिर में बात दिल्ली में रद्द हुए मेयर चुनाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। और ओबीसी समाज के लोगों, इस मुल्क को अभी हमें और ताकत से बताना है कि ओबीसी समाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 340 जोड़ा, जिसके तहत एक ऐसा कमीशन बनेगा जो गणना करेगा कि इस देश में ओबीसी कितने हैं और उनको उनकी आबादी के मुताबिक हक दिया जाएगा। इस देश में ओबीसी को समझाया गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए कुछ किया ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के वक्त जो 3 वजहें बताई थी, उनमें हिंदू कोड बिल के बाद सबसे महत्वपूर्ण वजह ये थी कि जो कमीशन गठित करना है ओबीसी के नाम पर, ये सरकार वो कमीशन गठित नहीं कर रही है, जिससे ओबीसी का नुकसान हो रहा है। ये बात लिखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। और आप कहते हो कि ओबीसी के नायक अंबेडकर नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कांग्रेस के मैनिफेस्टो को प्रचार करने के लिए किया धन्यवाद। कहा, मोदी जहां भी प्रचार करने जाते हैं कांग्रेस की सीटें बढ़ा देते हैं। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के सुधाकर के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। एफएसटी के छापे में बरामद हुए 4.8 करोड़ रुपए। पीएम मोदी पर 6 साल चुनावी बैन लगाने की मांग की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 29 अप्रैल को होगी सुनवाई। भगवान मंदिरों के नाम पर वोट मांगने का लगा आरोप। शेयर बाजार में गिरावट, 609 अंकों की गिरावट के साथ 73,730 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 150 अंकों की गिरावट के साथ 22,419 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्य के साथ केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान आज दिन भर जगह जगह से टकराव की खबरें सामने आती रहीं। राजस्थान, यूपी, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, हर जगह हंगामा दिखाई दिया, जिसे लेकर इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। तो दूसरे चरण में कितना हुआ मतदान और क्यों बीजेपी दिख रही है मुश्किल में, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले चरण में बीजेपी को बड़ा झटका लगने के संकेत मिले थे और दूसरे चरण में पार्टी के बच्चे कुछ अरमान फेल होते दिखाई दे रहे हैं। आज 88 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गयी। दूसरे दौर में कई स्थानों पर टकराव की खबरें सामने आई। बीजेपी पर विपक्षी मतदाताओं को रोकने के आरोप लगाए गए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि लोकतंत्र संकट में है। ये वीडियो बाहरी मणिपुर के उखरुल जिले का है। यहाँ मतदाताओं को कांग्रेस के बजाय केवल बीजेपी के गठबंधन सहयोगी एनपीएफ को वोट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यूपी में मेरठ में बीजेपी के पक्ष में फर्जी वोटिंग कराने की शिकायतें दिन भर आती रहीं। तो बागपत पर एनडीए गठबंधन पर कई बूथों पर जबरन कब्जे की कोशिश के आरोप लगाए गए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी और केंद्रीय बल के जवानों ने टीएमसी के लोगों को वोट डालने से रोका। चुनाव आयोग कार्यालय में शिकायतों का दौर जारी रहा। इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से पहले दौर के मतदान के आंकड़े भी सामने आ गए हैं और इन आंकड़ों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि पहले चरण के मुकाबले इस बार बीजेपी को और भी बड़ा नुकसान उठाने के संकेत मिल रहे हैं। इसके बाद से ही बीजेपी नेता दबाव में दिखाई देने लगे हैं। 400 पार की बातें अब सुनाई नहीं दे रही हैं। पार्टी को अब अपनी हार दिखाई देने लगी है। दूसरे चरण के 88 सीटों पर 68% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोट त्रिपुरा में 81% पड़े हैं, तो यूपी में सबसे कम 56% वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में मणिपुर में 80, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 76 और असम में 75% वोटिंग हुई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी 70% से ज्यादा वोट पड़े हैं। दूसरे चरण में करीब 68% मतदान हुआ है। अंतिम आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। शाम 6 बजे तक यूपी में 56, राजस्थान में 63, महाराष्ट्र में 57, मध्य प्रदेश में 59% वोटिंग हुई है। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं और इंडिया गठबंधन ने भी बीजेपी की घेराबंदी को तेज कर दिया है। राहुल गांधी ने तो पीएम मोदी को लेकर बड़ा दावा तक कर दिया। क्या कहा राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव प्रचार के इस दौर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दक्षिण विजय के लक्ष्य को साधने निकले हैं। कांग्रेस सांसद ने शुक्रवार को कर्नाटक के बीजापुर में रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की न्याय की गारंटियों की चर्चा करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि आजकल नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान काफी घबराए हुए रहते हैं। शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आए। कांग्रेस का दावा है कि 2 दौर की वोटिंग के बाद अब इंडिया गठबंधन बहुत आगे निकल चुका है। इसी के चलते अब बीजेपी नेताओं के चेहरे मुरझाने लगे हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में जो गारंटियां दी थी उन्हें पूरा कर दिखाया है,
जिससे यहाँ के लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में सिर्फ गरीबों का पैसा छीना है। नरेंद्र मोदी कुछ लोगों को अरबपति बनाते हैं, कांग्रेस सरकार करोड़ों लोगों को लखपति बनाएगी। राहुल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने देश के 22 लोगों को उतना धन दे दिया जितना देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। इसलिए कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी और महंगाई को मिटाकर आपको भागीदारी देगी। जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों को देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, खदान, सोलर विंड पावर, डिफेंस सेक्टर सब कुछ अडानी और उनके जैसे अरबपतियों को सौंप दिया है, लेकिन गरीबों को कुछ नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा कि संविधान से हिंदुस्तान के लोगों को उनका अधिकार, आवाज और आरक्षण मिला है, लेकिन देश में पहली बार एक पार्टी और एक व्यक्ति हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। राहुल कर्नाटक में थे तो पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा में थे। यहाँ एक बार फिर उन्होंने मंगलसूत्र और विरासत टैक्स पर बयान दिया, जबकि इसके खिलाफ चुनाव आयोग में उनकी शिकायत होने पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने पीएम से जवाब भी मांग लिया है। बीजेपी नेता घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं तो ईवीएम वीवीपैट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने चुनाव आयोग की चिंता को बढ़ा दिया है। कोर्ट ने चुनाव बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग तो स्वीकार नहीं की, लेकिन चुनाव आयोग के सामने कई बंदिशें लगा दी हैं। तो क्या फैसला दिया कोर्ट ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ईवीएम वीवीपैट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और कोर्ट के फैसले ने सबको चौंका दिया है। कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके अलावा बैलेट पेपर से वोटिंग कराने के सुझाव वाली याचिका भी खारिज कर दी गई है। मामले की सुनवाई कर रहे दोनों जज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि सिस्टम में दखल देने से बेवजह शक पैदा होगा। हमने प्रोटोकॉल तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। कोर्ट ने कहा कि हमने 2 निर्देश दिए थे। पहला, सिंबल लोडिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील करके 45 दिन तक स्टोर रखा जाए और दूसरा, उम्मीदवार चाहे तो चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर रिजल्ट की दोबारा जांच की मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर के द्वारा की जाएगी और इसका खर्च कैंडिडेट को उठाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में साफ कह दिया है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा और 45 दिनों तक वीवीपैट की ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के बाद सुरक्षित रहेंगी। लेकिन कोर्ट के इस फैसले को लेकर याचिकाकर्ताओं में विपक्षी दलों में भारी असंतोष नजर आ रहा है और चुनाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर उम्मीदवार की अपील पर जांच में किसी वोट में गड़बड़ी पाई गई तो क्या ये चुनाव दोबारा करवाए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश के सबसे बड़े चुनाव को लेकर ही असमंजस की अब स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ ईवीएम वीवीपैट पर एससी के फैसले से विपक्ष खुश नहीं है, तो वहीं बीजेपी के लिए आज झटके पर झटके ही मिलते दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के हाथ से एक सीट फिसल गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार का नामांकन ही खारिज हो गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सूरत सीट पर निर्विरोध जीत को लेकर बीजेपी आसमान में उड़ रही थी, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उससे वो आसमान से सीधा जमीन पर गिर पड़ी है। सूरत सीट तो पहले से ही बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी। अगर पार्टी निर्विरोध नहीं भी जीतती तो वोटिंग में भी उसकी जीत के चांस ज्यादा थे, लेकिन अब बीजेपी को बड़ा झटका देने वाली खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल की बीरभूमि सीट से बीजेपी उम्मीदवार देवाशीष धर का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बीजेपी उम्मीदवार ने अपने नामांकन के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था, जिसके चलते चुनाव आयोग ने नामांकन रद्द करने की कार्रवाई की। देवाशीष धर पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और बीते महीने ही उन्होंने आईपीएस पद से इस्तीफा दिया था और बीजेपी ने तुरंत ही उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। नामांकन रद्द होने पर धर ने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों से मेरा नामांकन रद्द हुआ है। पार्टी नेताओं से चर्चा के बाद मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाऊंगा। बीजेपी ने धर की जगह देवतनु भट्टाचार्य को अपना नया उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाएगा क्योंकि बीजेपी की तरफ से फॉर्म बी देवाशीष के लिए ही जारी किया गया था। दरअसल 2021 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी की सरकार ने देवाशीष धर को निलंबित कर दिया था। विधानसभा चुनावों के समय धर कूच बिहार के एसपी थे। वहां सीतलकुची जिले में मतदान के दौरान हुए हंगामे के बाद सुरक्षा बलों की गोली से टीएमसी के 4 समर्थकों की जान चली गई थी। मामले में ममता सरकार ने सीआरपीएफ पर सख्त एक्शन लेने की मांग की थी, लेकिन धर ने चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट भेजी थी वो पूरी तरह से सीआरपीएफ के फेवर में थी, जिसके बाद ममता उनसे नाराज हो गई थी।
जहां एक तरफ बंगाल में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है, तो वहीं सूरत में बीजेपी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया है। इसके साथ ही नोटा को लेकर भी सवाल किए हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अहम मुद्दों पर सुनवाई जारी है। 26 अप्रैल यानी आज सुप्रीम कोर्ट में नोटा को प्रत्याशी मानने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में मांग की गई है कि इस चुनाव में अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो दोबारा चुनाव कराया जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर किसी उम्मीदवार को नोटा से भी कम वोट मिलते हैं तो उसके किसी भी चुनाव लड़ने पर 5 साल तक की रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि दोबारा चुनाव होने की स्थिति में जनता के पास नए उम्मीदवारों का ऑप्शन हो। मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा ने ये याचिका दाखिल की है। मामले में सुनवाई के दौरान सूरत का भी उदाहरण दिया गया, जहां कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने के बाद बाकी सभी उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध जीत मिल गई। याचिका में ये भी मांग की गई थी कि किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ अगर दूसरा कोई प्रत्याशी पर्चा दाखिल नहीं करता है या पर्चा वापस ले लेता है तो भी इसे निर्विरोध नहीं घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय ईवीएम में नोटा का भी विकल्प है। इसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी की है और जवाब मांगा है। आपको बता दें, भारत में नोटा का विकल्प 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आया था। नोटा यानी नन ऑफ द अबव एक वोटिंग ऑप्शन है, जिसके तहत मतदाता किसी भी प्रत्याशी के पसंद न आने पर इस विकल्प को चुन सकता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटा पर सख्त रवैया अपनाया है, तो वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह पर भी कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रिजभूषण सिंह की याचिका खारिज कर दी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व WFI अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में महिला पहलवानों के आरोपों के खिलाफ ब्रिजभूषण ने अपना पक्ष रखते हुए दावा किया था कि घटना के दिन वो भारत में नहीं था। अपने पक्ष में उन्होंने अपनी कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR पेश की थी और अनुरोध किया था कि मामले में अब इस एंगल से आगे की जांच की जानी चाहिए, जिस पर कोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी से पूछा कि आरोपी की CDR विश्वसनीय दस्तावेज है या नहीं। जांच अधिकारी ने कहा कि यह अविश्वसनीय दस्तावेज नहीं है। इसके बाद ब्रिजभूषण सिंह की याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब 7 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट मुख्य मामले में आरोप तय करने पर फैसला सुना सकता है। आपको बता दें, महिला पहलवानों ने पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के शारीरिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्रिजभूषण को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए पहलवानों ने पिछले साल महीनों प्रदर्शन किया। देश भर की जनता ने महिला पहलवानों की मांग का समर्थन किया। फिलहाल ये मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कुछ महिला पहलवान से जुड़े मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि उनके पिता ने जांच के बीच में ये चौंकाने वाला दावा किया था कि उन्होंने सिंह से बदला लेने के लिए उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए थे। लेकिन मामले में जांच अभी भी जारी है। बहरहाल इस मामले में बीजेपी भी संकट में फंस गई है, क्योंकि ब्रिजभूषण पहले ही पार्टी को अपने तीखे तेवरों का एहसास करा चुके हैं। ऐसे में अगर बीजेपी ने ब्रिजभूषण का टिकट काट दिया तो बगावत हो सकती है, और टिकट दिया तो पार्टी दूसरी मुसीबत में फंस जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे बीजेपी पर लगे गंभीर आरोपों को। आपने बीजेपी पर हार के डर से दिल्ली मेयर चुनाव रद्द कराने के आरोप लगाए हैं। दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पर विवाद हो रहा है। मेयर चुनाव चलते ही सियासी टकराव बढ़ गया है। चुनाव टालने के लिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दोषी ठहराया है। क्यों टला है मेयर चुनाव, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में 26 अप्रैल को नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। इस चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने भी मंजूरी दे दी थी। आयोग ने अपने पत्र में लिखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर आयोग को कोई आपत्ति नहीं है। वहीं अब MCD ने चुनाव टलने का औपचारिक नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि चुनाव टालने के लिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और उपराज्यपाल दोनों की आलोचना की है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने हार के डर से चुनाव रद्द करा दिए हैं। बता दें कि चुनाव रद्द होने के बाद मौजूदा मेयर और डिप्टी मेयर ही रूटीन काम देखेंगे। चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी थी। मेयर चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही थी, और अब सवाल ये है कि आखिर इस चुनाव को टालने के पीछे वजह क्या है। पीठासीन नियुक्ति अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने को लेकर आखिर कौन जिम्मेदार है। चुनाव आयोग ने मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए MCD को मंजूरी तो दे दी, लेकिन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पर पेंच फंस गया। LG ने एक नोट पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर जारी किया। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए CM का सुझाव जरूरी होता है। इसके बाद ही LG पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए CM अरविंद केजरीवाल की सलाह न मिलना बहाना है।
बीजेपी नहीं चाहती कि मेयर की कुर्सी पर कोई दलित बैठे। पिछले साल भी एलजी ने अपनी मर्जी से बीजेपी पार्षद को पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिया था, तो इस बार भी कोई पीठासीन अधिकारी बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।